नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज में हूं आपके साथ रोशनी। कल आजमगढ़ के फरीहा में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में एक चौपाल सभा का आयोजन किया गया। चौपाल में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही वे बीजेपी पर भी जमकर गरजे और कहा कि बीजेपी नफरत को बढ़ावा देने वाली पार्टी है जो देश को धर्म के आधार पर बांट रही है। वहीं इस दौरान मोहम्मद आजम खान, अशरफ सिद्दीकी, अध्यक्ष अब्दुल रहमान, वासिफ सिद्दीकी और अतीक फराही सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। तादाद कम होगी। दलित कौन सा दलित जिसके लोग कहते हैं कि गोबर से दाने बीन करके खाता था। जिन दलितों का ये मुकद्दर था कि सुबह में उठते थे, हमारे घर की गंदगी को अपने सर पे रख करके ले जा करके फेंकते थे। जिन दलितों का ये मुकद्दर था कि उनके पीठ में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। जिन दलितों की ये जिंदगी थी कि उनके गले में हांडी बांधी जाती थी, जमीन पे थूक देगा तो जमीन नापाक हो जाएगी। ये हालात थे। वो दलितों का ये मुकद्दर था। पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, स्कूल में पढ़ने के लिए बैठने के लिए बेंच नहीं मिलती थी, बाहर से दरवाजे के पास जंगले के पास से वो तालीम हासिल करते थे। उन दलितों के हालात में सुधार कैसे आया? कांग्रेस पार्टी ने लाई, बीजेपी लेकर के आई, समाजवादी लेकर के आई। नहीं मेरे भाई, उन्होंने जब अपना परचम बनाया, अपना नेता बनाया, अपनी सियासी जमात बनाई, तब जाकर के उन्होंने अपनी लड़ाई को खुद लड़ करके अपने हक और हुकूक को छीना, किसी के सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन आज ये उम्मत जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ लोगों तुम खैर उम्मा हो, बेहतरीन उम्मत हो। कौम नूह, कौम लूत, कौम यूनुस को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब नहीं दिया, लेकिन मेरी आका के उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें हुक्मरान बना करके भेजा था। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें इंसाफ करने वाला बना करके भेजा था। आज इस दुनिया में आप हुक्मरान करने की बात तो छोड़ दीजिए, हुक्मरानी करने की बात छोड़ दीजिए, आप उसका तस्वुर और ख्वाब भी नहीं देखते। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपनी जिंदगी में अच्छे ख्वाब देखते हैं। और आज हमारे हालात क्या होते जा रहे हैं? हम इंसाफ देने वाले बना करके इस दुनिया में भेजे गए, आज लोगों के दरवाजों पे जा करके इंसाफ मांगने का काम कर रहे हैं। खुदा की कसम, इस दुनिया के अंदर सबसे अच्छा अदल और इंसाफ अगर कोई कर सकता है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है। लेकिन आज हमारे घरों के झगड़े यादव जी के घर पे सुलझाए जाते। आज हमारे घरों के मामले, हत्ता की निकाह और तलाक के जो मामले हैं, वो भी हम जाकर के यादव जी के घर पे सुलझाने की बात करते हैं। मेरे भाई, आप इंसाफ देने वाले बना करके इस दुनिया में भेजे गए। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर आप अपनी हालात में बेहतरी चाहते हैं, आप अपने मुस्तकबिल में उजाला चाहते हैं, आज से 20 साल पहले बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, दिन रात एक कर रखा है आपने। ये मेहनत और ये जो मुहिम आपने छेड़ी है, कहाँ तक चल रही है और कितनी रंग लाने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं एक एक गांव में जा रहा हूँ, एक एक ज़िले में जा रहा हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं हमेशा कि मंजिल दीवानों को मिलती है, तो हमारे अंदर दीवानगी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नुमाइंदों को जिता करके भेजेगी। कितने सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? 25% उत्तर प्रदेश में सीटों पे हम काम कर रहे हैं। ये आपका जो अलायंस बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं या अकेले? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 25% सीटों पर हम काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी। और ये जो जलसा जगह जगह है, आपने भी एक अपने संबोधन में बात कही थी कि आजमगढ़ तो छोड़िए, मैं पश्चिम यूपी के जिलों में जाता हूँ तो बहुत ही बड़ा जलसा मिलता है, वहाँ बहुत ही अपार जन समर्थन मिलता है। उसको देखकर हर्षित तो होते होंगे ना, तो एक आंकड़ा तो मिलता होगा। 2014 से मैं उत्तर प्रदेश में
MIM के लिए काम कर रहा हूँ और शुरुआती दौर में मैं नहीं चाहता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा सैलाब और उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब नाम लिहाज से अपनी पार्टी को जान चुका है। अब वो कतई समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाला है। वो अपनी पार्टी अपनी जमात के साथ जाएगा और कोई भी उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन बनता है बीजेपी को रोकने के लिए, अगर उस गठबंधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है तो वो गठबंधन नहीं बल्कि एक गठबंधन है। जिस कौम को आप अपनी ताकत समझते हैं और उसे एकत्रित करने के लिए पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, वो कौम आज भी एक मंच पे नहीं आ पाई है सर। हम कोशिश करेंगे, हम कर रहे हैं, आएगी। बहुत सताए हुए लोग हैं, हम पूरे वंचित समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी लोग इस मुल्क के अंदर सताए हुए हैं, हम जो भी मनवादी लोगों ने जिन लोगों को सताया है, जिन लोगों के उनके मूलभूत सुविधाओं को छीना है, हम उस वंचित समाज को अपने साथ लेकर के चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। सेकुलरों में तो फिर तो काफ़ी घमासान मचेगा। अब वो सेकुलर को तय करना है कि वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते हैं, या फिर ट्विटर और फेसबुक पे रोकेंगे। वो ज़मीन में तो मुझे नहीं कहीं दिख रहे हैं। लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके सियासत कर रहे हैं। सियासत ऐसे यकीनन बीजेपी की मैं जीत नहीं बल्कि विपक्ष की नाकामियाँ है जो बीजेपी बहुमत से सीट करके आती। विपक्ष की नाकामी है। आज आपने एक बात और कही कि खामोश हैं वो विपक्ष के लोग जो सदन में पार्लियामेंट में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके आपने अकेले बब्बर शेर की भूमिका निभाने की बात कही है कि 403 विधानसभा में अकेला सिंगल MLA गया 402 को। भाई हमारे लीडर 543 के बीच में अकेले बोलते हैं और पूरा हिंदुस्तान सुनता है। होम मिनिस्टर कहता है कि ओवैसी जी हमको बोलने नहीं देते, तो इतना कमज़ोर हो जाता है हमारे लीडर के सामने जब इस देश का होम मिनिस्टर। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, तो 403 तो 543 से कम है ना। और ओवैसी साहब के हम लोग शागिर्द हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर तो हम चलेंगे ना। तो यकीनन हम बात करेंगे। यहाँ तो गूंगे लोगों को लोग भेजते हैं विधानसभा के अंदर। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने गूंगे नुमाइंदों को भेजता है जिनको बोलने नहीं आता। हम तो बोलने वाले लोग हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी पार्टी है जहाँ गूंगे भी आकर के बोलने लगते हैं। कल कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर आपत्तिजनक बयान समाजवादी पार्टी की मुखिया ने दिया है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उस पर अभी रिसर्च चल रहा है। अभी कुछ लोगों को लगा तो अनिल विज को पहली लगी थी, वो बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए थे। अभी एक को और लगा है, एक डॉक्टर को लगा है, वो भी इमरजेंसी में चला गया है। मुझे तो लग रहा है कि सबसे पहली वैक्सीन मोदी जी और योगी जी को लगाना चाहिए और उस पर ट्रायल करना चाहिए। भाई देश का जो मुखिया है, सबसे पहले ट्रायल उन पे होना चाहिए। हाँ, प्रदेश के अंदर योगी जी को लगना चाहिए, देश के अंदर जो है उनको लगना चाहिए क्या नाम है आपका मोदी जी को। तीसरी वैक्सीन अभी आंदोलन के साथ। सर, आप भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल दे रही है। कहीं न कहीं सर आप भी तो उसमें सम्मिलित हैं। कहाँ पे आप बताइए? विशेष धर्म को टारगेट करके जो है दलित की बात करता है तो वो गलत नहीं है। यादव की बात करता गलत नहीं है। हाँ, मुसलमान की बात करता है। इस मुल्क के अंदर सबसे पसमानदा कौन है? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूद रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन, तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि इस मुल्क का मुसलमान पसमानदा है। तो जो पसमानदा है, दबा कुचला है, उसको आप ऊपर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो अगर उसकी आवाज़ उठाना गलत है तो ये गलती मैं बार बार करता रहूँगा। आज जिसकी सदस्यता के लिए आपने ये कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई है वो आयोजक से भी अतीक फराई साहब हैं। जी। इन्होंने आज पार्टी की रुकनियत भी ली है, सदस्यता ली है जी। और इनको फरियाँ जिला पंचायत से इनको चुनाव भी लड़ाई की पार्टी। जी। इनको कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया जा रहा है आज। जी, आपके सहयोगी वसी जी भी यहाँ पर हैं, वसी सिद्दीकी साहब। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, MIM को एक कौम विशेष के लिए जाना जाता है, लेकिन हम आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि किन लोगों के लिए आप काम करने के लिए पार्टी में कार्यरत हैं? देखिए महोदय, MIM सर्व समाज की पार्टी है। इसमें सभी लोगों का नेतृत्व है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं, हर दल के लोग, हर समाज के लोग, हिंदू मुसलमान
सारे लोग इसमें शामिल नहीं। ये गलत बात है कि MIM पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आप बार बार देख रहे हैं टेलीविजन पे, वैसे सर जिला पंचायती में कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जिला पंचायती के लिए जैसे क्या सिंबल पे चुनाव होगा या फिर ऐसे ही? नहीं, अभी तक तो सिंबल पे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होगा। सर ईवीएम के लिए आपका क्या सवाल है? क्या ईवीएम? ईवीएम जो बैलेट पेपर या ईवीएम हैक होता है, इसके लिए लाइव डेमो चला है, पार्लियामेंट में लाइव डेमो चला है, अपोजिशन के किसी MP ने चलाया है। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि अभी भी ईवीएम पर सर हो रहा है। आपका क्या राय भाई है? देखिए, ईवीएम तो कांग्रेस के ज़माने में आई है। अगर ईवीएम का मामला है तो फिर राजस्थान में भी फिर से इलेक्शन होना चाहिए, फिर दिल्ली में भी होना चाहिए, और फिर इसके पहले जितनी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इसका मतलब वो सब भी ईवीएम हैक किया गया है। तो मेरा मानना यह है कि ईवीएम कुछ नहीं है, दिमाग को हैक किया गया है, लोगों के दिमाग को हैक कर लिया गया है। क्या आप ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव सही हो रहे हैं? नहीं, मैं अभी इसको 100 मैं तो अब हो रहा है, तो अगर गलत हो रहा है तो आप विरोध करिए उसका। सर अगर गलत हो रहा है तो सबसे पहला विरोध तो मीडिया को करना चाहिए। सर, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं देश के, सर तो सबसे पहला विरोध तो आपको करना चाहिए। सर राहुल गांधी जी ने जो है आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्यों खामोश हैं? ट्विटर पे खाली आरोप लगाएंगे, सांसद भवन में क्यों नहीं जाकर के बोलते हैं, क्यों वहाँ खामोश रहते हैं? रोड पे आना चाहिए। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो राहुल गांधी को रोड पे आना चाहिए। वैसी साहब तो हर जगह बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर लेकिन रोड पे तो नहीं कर रहे हैं। मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर वो मस्जिद के ऊपर जाकर के भगवा झंडे जालिमों ने लगाए, प्रशासन मौजूद था। तो ये राहुल गांधी और उनके एक बहुत बड़े नेता वहाँ पे दिग्विजय सिंह, जो बार बार ओवैसी साहब को कहते हैं हम बीजेपी के एजेंट, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ओवैसी साहब ही क्यों बोल रहे हैं? क्या हम लोकतंत्र में हम यहाँ का हिस्सा नहीं है क्या? कोई मुसलमान, आप बाबरी मस्जिद शहीद होती है तो राहुल गांधी खुश होते हैं, बाबरी मस्जिद में ताला लगता है तो राहुल गांधी के पप्पा लगवाते हैं, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखती है तो उनके पप्पा लगवाते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाती है, उसका फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, जब वो हिंदुओं को राम जन्मभूमि को वाले को दी जाती है तो राहुल गांधी उस पर ट्वीट करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। लेकिन सर ये भी तो सच्चाई है, आप कभी न कभी UPA 2 के हिस्सा भी थे, UPA 1 UPA 2 का कांग्रेस के हिस्सा नहीं थे ना? क्या उससे पहले बाबरी मस्जिद का जो ताला खुला जो है उससे पहले खुला था, लेकिन फिर भी तो आप उसके एक हिस्सा थे कांग्रेस के। कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ दिया? जहर दो किस्म का होता है, सांप जो है दो किस्म का होता है, एक पानी में जो टहलता है वो काटता है, आप मरते नहीं, एक सांप काट लेता है आप तुरंत मर जाते हैं। तो हम ज़्यादा जहरीले से बेहतर समझते हैं कम जहरीले से कटवा लें। सर एक सवाल, सर जैसे भाजपा कुछ पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं MIM पे कि भाजपा के एजेंट है, तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए, भाजपा की B टीम हमको कहती है। हमारा वजूद कहाँ से है? तेलंगाना से। हाँ, तेलंगाना स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट कभी बनी? जब वो इसके पहले आंध्रा था तब भी बनी? नहीं बनी। हम कब से हैं? 1957 से। 1962 में हम पहला इलेक्शन लड़े। हमारे पास वहाँ 7 MLA हैं, हमारे पास MP भी हैं, 44 कारपोरेटर भी हैं, कई चेयरमैन भी है तेलंगाना में। तो हम वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनने दिए। हम B टीम है तो A टीम की हुकूमत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। तो अगर हम B टीम बन करके बीजेपी को तेलंगाना में हम नहीं आने दिए तो मैं चाहूँगा कि सपा बसपा कांग्रेस भी बीजेपी की B टीम बन जाए, ताकि यहाँ से भी बीजेपी खत्म हो जाए। तो ये इल्ज़ाम इस तरीके के इल्ज़ाम लगेंगे, कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। बहुत बहुत शुक्रिया।